जैसे को लास्ट क्लास डिसोल्यूशन का गार्नर वर्सेस मूरे तक क्लियर है, ठीक है। देन मैक्सिमम लॉस मेथड एंड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, दिस वी हैव टू डिस्कस। अ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट लॉजिकल पेमेंट सिस्टम। जब बिजनेस बंद होता है तो हम लोग क्या समझा अभी तक कि बिजनेस का सारा एसेट्स बिक जाता है और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देता है, एंड वो सारा हम एक दिन में कर रहे हैं। बट क्या लॉजिकली पॉसिबल है क्या एक दिन में सारा एसेट्स बिकना? इट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, समय लगता है। ऐसा नहीं है आज हमारा मन किया कि हमें हमारा घर बेचना है तो आज बिक जाएगा क्या? अरे बिक तो जाएगा, बट यू नीड टू फाइंड आउट अ गुड बायर जो आपकी रेट में खरीदने को रेडी हो। ऐसा तो नहीं है कुछ भी कोई भी रेट में बेच देंगे, राइट? तो लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में अभी तक आपने जो भी कंसेप्ट सीखा उसमें क्या हो रहा था, हम सारा एसेट्स एक ही डेट में रियलाइज कर रहे थे एंड देन पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। बट प्रैक्टिकली अब जो हम सीखेंगे वो एप्लीकेबल होता है, दैट इज पीस मील पेमेंट। अब पीस मील समझना, पीस पेमेंट का मतलब टुकड़ों में हम लोग पैसा चुकाएंगे। टुकड़ों में कैसे चुकाएंगे? क्योंकि हमें पैसा ही टुकड़ों में रियलाइज होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी बिजनेस में एसेट्स है, सपोज प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। अब सारा एक बार में पैसा दे दे जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों में डेटर पेमेंट करे, कुछ दिनों में प्लांट एंड मशीनरी बिके, कुछ डेज में मेरा लैंड एंड बिल्डिंग सेल आउट हो। तो जैसे जैसे वो सेल आउट होगा हमारे पास पैसा आएगा, और उस पैसे का हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे या बाहर वालों को पेमेंट करेंगे। पहले बाहर वालों को पेमेंट करेंगे, राइट? उसके बाद सारे बाहर वालों को पेमेंट करने के बाद जब पैसा बचेगा तो वो पार्टनर में बटेगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक एजम्पशन लिया जाता है अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड कि सपोज तुम्हारे पास बिजनेस में चार पांच एसेट्स है। आज तुमने पहली एसेट्स को बेचा एंड यू अज्यूम कि अब मेरा कोई भी एसेट्स नहीं बिकेगा, ठीक है। अंडर मैक्सिमम लॉस जब हमारी कोई भी एसेट सेल आउट होती है तो वी अज्यूम दिस इज द लास्ट स्टेज। अब मेरा फ्यूचर में कोई भी एसेट्स नहीं बिकेगा। जो पैसा मिला आज मिला, उससे जितना पेमेंट हो गया गुड, बाकी सारा क्या है, नुकसान है। बट ये स्टेजेस हम कब स्टार्ट करते हैं कंसिडर करना, एज्यूम करना? जब हमारा पार्टनर्स का नंबर आता है, वंस वी हैव कंप्लीटली पेड ऑफ अवर आउटसाइड लाइबिलिटी, उसके बाद जो पैसा बचता है जिस स्टेज में हम ये कंसिडर करते हैं अब हमें नेक्स्ट स्टेप में पार्टनर्स से रिलेटेड उनको पेमेंट करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली लॉस, यदि उनका पैसा हम रीपे नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनर्स के पीओवी से लॉस, और बिजनेस के पीओवी से लॉस नहीं, इट इज डेफिशिएंसी। याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी हमने पढ़ा था, किसी एक के बुक्स में बैड डेट्स होता है और किसी एक के बुक्स में डेफिशिएंसी होती है, यानी जिसको पैसा चुकाना है उसके लिए बैड डेट्स नहीं, उसके लिए डेफिशिएंसी है, राइट? और जिसको पैसा मिलना है उसके लिए बैड डेट्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स लोग को पैसा मिलना है लेकिन बिजनेस के पास पैसा नहीं है, तो बिजनेस उसको डेफिशिएंसी बोलती है, और अल्टीमेटली डेफिशिएंसी मींस लॉस। और ये बियर कौन करेगा? पार्टनर्स ही बियर करेंगे, राइट? तो अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट शेड्यूल बनाते हैं। पहले ये देखते हैं कि कितना कितना पैसा कौन सी डेट में रियलाइज हो रहा है। सबसे पहले हम आउटसाइडर्स को पेमेंट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि पार्टनर्स का नंबर कब से आ रहा है। अब आउटसाइडर में पहले किसको दे, बाद में किसको दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट? इफ वी हैव मोर देन वन आउटसाइडर, सपोज आपके पास लोन भी है, आपके पास क्रेडिटर्स भी है, आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी पड़े, तो आप किसको पेमेंट करोगे पहले, राइट? इन द रेशियो जिसको जितना पैसा मिलना है उस रेशियो में हम थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करते जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? दैट इज मैक्सिमम लॉस मेथड। देखो यहां क्या करते हैं अपन, अंडर दिस रियलाइजेशन डन फ्रॉम एसेट इज फर्स्ट यूटिलाइज टू पे ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। पहले एसेट्स बेच के जो भी पैसा है हम किसको पेमेंट करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। क्लियर है यहां तक? बैलेंस अमाउंट इज कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम पेमेंट विच यू कैन पे टू द पार्टनर। एक बार आउटसाइड लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, फिर थोड़ा सा पैसा बचा, तो मानते हैं यही लास्ट अमाउंट है जो हम पार्टनर को पे करने वाले, उसके बाद हमें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट वी हैव विच वी कैन पे टू द पार्टनर। एनी बैलेंस लेफ्ट ओवर विल बी कंसिडर्ड एज मैक्सिमम लॉस। जो पैसा पार्टनर को नहीं चुका पा रहे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। सच लॉसेज आर एडजस्टेड ईदर एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और फॉलोइंग गार्नर वर्सेस मुरे रूल। अब कल को किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस का मतलब उसको उल्टा पैसा लेके आना है लेकिन उसका पैसा ही नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, गार्नर वर्सेस मुरे क्या बोलता है, सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग पॉजिटिव बैलेंस विल कंट्रीब्यूट। आए बात समझ में? तो सेम रूल हम लोग एप्लीकेबल करेंगे।
इज इट क्लियर? ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, हार्डली यू हैव टू इलस्ट्रेशंस इन योर स्टडी मैट, आप उतना प्रैक्टिस करो। फिर एक आधा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया, उतना प्रैक्टिस करो, जब भी आएगा इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, बहुत ओवर एक्सेस हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम लॉस मेथड इज क्वाइट इजी, हाईएस्ट रिलेटिव में इट यूज टू बी एट द इंटर लेवल, वहां पे एक आधा क्वेश्चन बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया, वो 15-20 मार्क का दिखता है, ठीक है, वो बड़ा सा क्वेश्चन है। तो पहले आज अपन मैक्सिमम लॉस मेथड अच्छे से कवर करते हैं। किसी को भी मैक्सिमम लॉस मेथड में डाउट कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले रीपेमेंट शेड्यूल बनाएंगे कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है एसेट्स को बेच के, हम पहले किसको पेमेंट करेंगे। वो शेड्यूल बन गया, तो बाहर वाला का जीरो हो गया। फिर पार्टनर्स का, अब पार्टनर्स के अंदर हर स्टेज में हम देखेंगे कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, फिर उस लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। ऐसे करके एट द एंड पूरा पार्टनर का हिसाब भी खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर है? नोट्स क्लियर है? क्वेश्चन से समझते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से रीड करना। जब भी आपसे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेगा, ईदर क्वेश्चन विल आस्क यू मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीड्यूर, और क्वेश्चन विल से हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, क्वेश्चन विल आस्क, राइट। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसे ही करना है। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया भैया, तब तब आई विल सजेस्ट गो फॉर मैक्सिमम लॉस मेथड, दो इट इज नॉट दैट लॉजिकल बिकॉज हाईएस्ट रिलेटिव इज मोर लॉजिकल, बट ये थोड़ा इजी है कंपेयर टू द हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है, ABC are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। तीन पार्टनर्स है जिनका PSR है 5:3:2। Their capitals were 9600, 6000 and 8400। ये उनका कैपिटल बैलेंस है जो उनको बिजनेस से पैसा मिलना है, ठीक है भाई, बिजनेस से उन लोगों को पैसा मिलना है। आफ्टर पेइंग क्रेडिटर्स द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द फर्म वेयर, यानी क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद बिजनेस में इतना लाइबिलिटीज और एसेट्स अभी भी बचा हुआ है, यानी क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है, बिजनेस में ये सारी एसेट्स बची है। लाइबिलिटीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्पाउस ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनर्स, हमने पार्टनर से भी लोन ले रखा है और पार्टनर के वाइफ से भी या हस्बैंड से भी लोन ले रखा है, उस पे हम लोग को इतना इंटरेस्ट अभी भी पे करना बाकी है। तो अब बताओ, हम पहले पार्टनर को पेमेंट चालू करेंगे या पहले इसका इंटरेस्ट का पेमेंट होगा? पहले इंटरेस्ट होगा और उसके बाद में होगा द एसेट्स रियलाइज्ड इन फुल इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव। क्या बोल रहा है, जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से एसेट्स रियलाइज हुआ। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, फिर थोड़ा टाइम में फर्नीचर बेचा, फिर मशीनरी बेचा और फिर स्टॉक बेचा। बी इंसॉल्वेंट है, बी इंसॉल्वेंट है, कल को बी का डेफिशिएंसी आएगा तो कौन बियर करेगा? ए और सी, एज पर देयर कैपिटल रेशियो नॉट PSR। गार्नर वर्सेस मुरे में PSR नहीं होता, ठीक है। तो ए और सी का रेशियो तो ये है 96, दैट इज 5:2, सॉरी 9600 इज टू 8400 के। तो जब मेरे पास PSR तो नॉर्मल हो गया जब कोई इंसॉल्वेंट नहीं है, और जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा तब हम गार्नर वर्सेस मुरे रूल एप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ इंसॉल्वेंट हो गया है तो हम लोग गार्नर वर्सेस मुरे रूल एप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ मेरा रेशियो कितना बन रहा है, फटाफट बताओ, कैलकुलेट करो। क्या है रेशियो? 8:7, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब देखो, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में ही नहीं आएगा। जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपन करेंगे उसका चांसेस ज्यादा बनता है। यहाँ पे डेट्स ही नहीं पता कि ये इन्वेस्टमेंट कब बिका, फर्नीचर कब, मशीनरी कब, स्टॉक कब, ठीक है, हमें बस बता दिया कि इन सीक्वेंस में बिका। तो पहले, सबसे पहले मैक्सिमम लॉस में हम क्या बनाते हैं, रीपेमेंट शेड्यूल बनाएंगे कि पहले किसको पे कर रहे हैं, बाद में किसको पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो रीपेमेंट शेड्यूल बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कि हम लोग कैश को कैसे बांटेंगे वो बना रहे। उससे पहले हमें ये जानना है कि हमें किसको कितना पेमेंट पे करना है। एक कॉलम हो जाएगा मेरा, सपोज पर्टिकुलर्स, फिर रियलाइज्ड कितना किया। अब किसको किसको पेमेंट करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्पाउस, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। पहले तो ये दो आउटसाइड लाइबिलिटीज है। उसके बाद में किसको पेमेंट करना है? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स में अपन को अभी यहां पे नहीं डिसाइड करना कि ए को पहले देना है, बी को पहले देना है या सी को पहले देना है। पहले टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं कि पार्टनर के लिए हमारे पास कितना पैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसको रियलाइज किया? इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज किया। अच्छा, बैलेंस कितना है? स्पाउस को कितना पे करना था? 2000। इंटरेस्ट पार्टनर को 1000। एंड देन पार्टनर्स को टोटल कितना पैसा मिलना है? 9600, 6000 एंड 8400, 24000 मिलना है। यानी टोटल हमें एसेट्स रियलाइज करके इतना पैसा मिल जाना चाहिए। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो बुक वैल्यू पे रियलाइज होगा। बुक वैल्यू था हमारा 1000। ठीक है, अब यहां पे देखो पहले किसको पेमेंट करें? स्पाउस, क्योंकि वो आउटसाइडर है। फिर पार्टनर का नंबर आएगा तो यहां पे 1000 पे ऑफ हो जाएगा। पेड, खत्म कहानी, ये गया। नेक्स्ट रियलाइज हमने किया किसको? फर्नीचर। अब फर्नीचर बेच के पैसा आया मेरे पास 2000। पहले किसको पेमेंट करेंगे? 1000 इसका हो गया पेमेंट और 1000 इसका हो गया पेमेंट। इनका तो काम हो गया। थर्ड, हमारे पास कितना पैसा है? किसको बेचा? सेल करके कितना पैसा आया? 1200। ये 1200 पूरा पार्टनर्स को ही पे करेंगे हम। देन फोर्थ स्टेज, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में क्या बेचा? स्टॉक। स्टॉक बेच के कितना आया? 4000। ये भी पेमेंट हम इनको करेंगे। हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि हम लोग को ये अमाउंट पे ऑफ करना था और हम कितना पे ऑफ कर पा रहे। टोटल रियलाइज्ड कितना हुआ? 8200। इनको पूरा 2000 पे कर देंगे, इनको 1000 पे कर पाएंगे और इनको 5200 ही पे कर पाएंगे। क्लियर है? ये तो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ। हाँ, फिर वो तुम्हारा नेट वैल्यू आता कि पार्टनर्स के लिए इतना डेफिशिएंसी रहेगा। वो अभी अपन वही शो करेंगे। तो दिस इज द नॉर्मल बेसिक प्रेजेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कैसे कैसे पैसा रियलाइज होगा और कैसे कैसे हम पे करेंगे। वो बना लिया हमने कि हम आउटसाइडर को ऐसे करके पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर को इतना, इस स्टेज में इतना रुपए मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब समझो नेक्स्ट कि पार्टनर्स का हमने टोटल तो कैलकुलेट कर लिया कि थर्ड स्टेज में जाके पार्टनर को 1200 रुपए मिलेगा एंड फोर्थ स्टेज में उनको 4000 मिलेगा। बट ये 1200 रुपए पहले किसको कितना मिलेगा? तीन पार्टनर थे ना, 1200 कैसे बांटेंगे हम? ठीक है, एज पर पीएसआर। अब यहां पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू पार्टनर्स। मेरे पास तीन पार्टनर्स है, ए, बी और सी, जिनका बैलेंस कितना था?
टोटल बेसिस पे 24,000 और इंडिविजुअल बेसिस पे 6,000, 8,400, ये इतना उनको पैसा मिलना था। अब सबसे पहले अब हमारे पास पहला नंबर जब पार्टनर का आया तो उनके पास, उनको देने के लिए हमारे पास कितना पैसा था? 1,200। वी विल अज्यूम दिस इज द स्टेप। उसके बाद मेरे पास पैसा आया ही नहीं, तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 1,200 शो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 1,200। 1,200 यदि मेरे पास है, 1,200 मेरे पास है, और पेमेंट करना था 24,000 इन टोटल, और इसके बाद सोचो 1 रुपए भी नहीं आए, व्हाट विल बी योर मैक्सिमम लॉस? तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? और ये लॉस बियर कौन लग करेगा? टू बी शेयर्ड एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही मैक्सिमम लॉस हो सकता है हमारा। तो 22,800 को बताओ कितना? पीएसआर क्या था हमारा? 5:3:2। 11,400 का लॉस ए को बियर करना पड़ेगा, 6,840 का बी को बियर करना पड़ेगा, 4,560 सी को बियर करना पड़ेगा, राइट? तब एक चीज सोचो, बचा कितना? 1,200 ही, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन अपन कर रहे थे। ए के लिए क्या बैलेंस आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। जितना मिलना था, यदि उससे ज्यादा उसको लॉस देना, तो हम उसको पैसा देंगे ही क्यों? हम तो उससे पैसा लेंगे। ओवरऑल उसको बिजनेस से इतना मिलना था, लेकिन लॉस की वजह से ये पैसा बिजनेस मांगेगा उससे, तो नेट बिजनेस क्या करेगा? इतना पैसा उससे मिलना है। सिमिलरली बी का क्या हो रहा है? 840 नेगेटिव है। और सी का क्या हो रहा है? सी का पॉजिटिव 3,840। बट एक बात बताओ, नेगेटिव वालों का पैसा कौन बियर करेगा? जिसका पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है? डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी विल बी borne बाय सी। तो सी क्या करेगा? 1,800 इसको देगा, 840 इसका पैसा देगा। तो इन शॉर्ट उसने कितना दे दिया? 2,640 तो सेक्रीफाइस कर दिया। तो लास्ट में देखो सी का क्या बचा। हमारे पास 1,200 था, और ये 1,200 किसको चला गया? सी को। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,200। लॉजिकली गया। अब 1,200 आप तीनों पार्टनर को दे देते तो आगे चल के तो सी को नुकसान हो जाता। लॉजिकली पूरा 1,200 किसको मिलना चाहिए? सी को ही मिलना चाहिए था, और हमने उसी को दिया। यदि आप आज ए बी को भी दे देते तो बाद में लॉस होता, इन लोग तो पैसा लाते नहीं, सी को बियर करना पड़ता। सी बोलता साला मिला कम और देना ज्यादा पड़ रहा है। सो दिस इज मैक्सिमम लॉस मेथड। क्लियर है? एग्जैक्टली अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन किसका था। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? और एक पैसा आया ना हमारे पास, तो वो वाला काम हो गया, वो वाला काम हो गया। अब हमारे पास 4,000 रुपीज फिर से आ गया, तो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। 4,000 रुपये आया है। अब इस 4,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए पहले हम बैलेंस देखते हैं, किसको कितना मिलना है। ए को कितना मिलना है? ए को तो क्या हमने कुछ भी पे किया था क्या? नहीं किया, तो ए का तो पूरा 9,600 मिलना है। बी को पूरा 6,000 मिलना है, लेकिन सी का 8,400 में से 1,200 हम दे चुके, तो कितना बैलेंस बचा? 7,200।
22, अरे वो जस्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, लॉजिकली ए और बी का कोई डेफिशिएंसी थोड़ी ना आया। हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैक्सिमम लॉस इतना होने से क्या क्या सिचुएशन होता। ये कोई एक्चुअल में थोड़ी ना हुआ है, प्रैक्टिकली लास्ट स्टेप थोड़ी ना हमारा। हम बस एक फंडामेंटली एजम्पशन पे चल रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम लॉस ये हो सकता है, ये होने से ऐसा ऐसा सिचुएशन होगा, तो पहले हम किसको पेमेंट करें। क्लियर है? मांगता है हाँ। तो उसका क्या होता है, वो 2640 को माइनस करके आ रहा है, उन लोग दोनों को जो पे ऑफ कर दिया वो अलग हाँ, भी तो हो सकता है ना, कि हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन 1200 का करना था पर उसका अमाउंट दूसरा। आ ही नहीं सकता कभी भी। मेथड ही इस तरीके से डेवलप किया हुआ है, कभी होगा ही नहीं। जितना तुम्हारे पास अमाउंट अवेलेबल है वो एग्जैक्टली बटेगा। मतलब वो 1200 को डिवाइड कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली आएगा। अभी जैसे देखो हमारे पास 4000 है, ठीक है, तो 4000 ही एग्जैक्टली बटेगा। देखना कैसे, है तो 4000 बट पेमेंट करना है टोटल 22,800, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 18,800, यही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो एक बात बताओ, ये बॉन्ड कौन करेगा? बॉन्ड एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बांट दो इसको पीएसआर में 18,800 को। 9,400 ये बियर करेगा, 640। 5,640 ये बियर करेगा, देन 3,760 ये बॉन्ड करेगा। तो बैलेंस देखो कितना आ रहा है, यहाँ 4,000 आ रहा है, इसका 200 पॉजिटिव, इसका 360 और इसका 3,440, सबका ही पॉजिटिव है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹4,000। किसी का नेगेटिव है ही नहीं, यानी किसी का वो कोई डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी है ही नहीं किसी का, तो बढ़ गया 4,000 रुपये। अब हम फाइनल डेफिशिएंसी, अब इसके बाद तो पैसा आया ही नहीं बिजनेस में, तो अब हमारी समरी बनेगी। समरी क्या होगी, तीन पार्टनर थे, एक को मिलना था 9,600, दूसरे को मिलना था 6,000 और तीसरे को मिलना था 8,400। हमने टोटल कितना पे किया? ए को तो सिर्फ 200 ही दे पाए, बी को 360 और सी को 1,200 प्लस 3,440। डेफिशिएंसी 9,400 का टोटल डेफिशिएंसी है इसका, इसका 5,640, इसका 3,760। दैट्स इट। ये समरी लास्ट में बनाना होता है। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का कोई भी सीन नहीं है, यहाँ जस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश नॉर्मल बनाते हैं कि बाहर वालों को और पार्टनर का कौन से स्टेज से नंबर आएगा, फिर इंडिविजुअली पार्टनर को हर एक स्टेप में जितना पैसा बचा हुआ है उसको बांट के देखते हैं, और हमारा मैक्सिमम लॉस कवर हो जाता है। समझ में आया? किसी को भी डाउट? इसमें बी इज इंसॉल्वेंट, उसका क्या रोल है? कि कल को ओवर एक्सेस होता तो ए और सी को ही लाना होता ना, बट बी इंसॉल्वेंट है, बी का डेफिशिएंसी आ रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,200 में। अब इसका ये 840 जो डेफिशिएंसी है ए और सी को लाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ए का भी तो नेगेटिव आ रहा है, तो सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस वाला ही लेके आएगा ना। इसीलिए इसका और इसका किसने बियर किया? सी ने बियर किया। तो नेक्स्ट वाला में कि ए और सी का होता, बी का नेगेटिव बैलेंस आता तो ए और सी ए भी। और सी इन देयर कैपिटल रेशियो लेके आते, ए और सी इन देयर कैपिटल रेशियो लेके आते। समझ में आया? क्लियर है ये? हम्म। फटाफट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। देखो सेम मेथड पे इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है कंपेयर टू द इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या बोला है, तीन पार्टनर अगेन, 31 दिसंबर दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, बोल रहे हैं बिजनेस बंद करेंगे। बिजनेस में ऑलरेडी सन्ड्री एसेट्स है 48,500 का, कैश है 500 का।
क्रेडिटर्स है, एज लोन है और कैपिटल, यानी आउटसाइड लाइबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर का नंबर आएगा, उसके बाद पार्टनर का लोन का आएगा और उसके बाद पार्टनर्स का नंबर आएगा। ठीक है। द एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग सम इन इंस्टॉलमेंट, पहले 1000 मिला बेच के, फिर 3000 रुपये मिला एसेट्स को बेच के, फिर 3900, ऐसे करके हमें अमाउंट मिल रहा था रियलाइज कर करके। The expenses of realization were expected to be rupees 500 but ultimately amounted to rupees 400 only। यानी स्टार्टिंग में जब हमने डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो हमें लग रहा था कि पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस खत्म करने में 500 रुपए का एक्सपेंस लगेगा, तो हम वो 500 तो पहले से अलग कर देंगे, राइट। फिर लास्ट में एट द एंड लास्ट रियलाइजेशन जब हुआ तो हमें पता चला कि टोटल एक्सपेंस तो सिर्फ 400 ही हुआ है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में वो 100 रुपये ऐड कर देंगे। पहले 500 अलग किया, खर्चा 400 हुआ, तो 100 रुपये तो भाई किसी को तो मिलना चाहिए ना, तो वो 100 रुपये लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे 20,100 लिखा है और ऊपर में कुछ वन भी मार्क किया है, वन कहीं ना कहीं नीचे लिखा है इंक्लूड्स सेविंग्स इन एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके बाद बोला शो हाउ at each stage the cash received should be distributed between partners, they share profits in the ratio 2:1। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि मैक्सिमम लॉस मेथड फॉलो करो या फिर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, अपने को जस्ट बोला शो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तो जनरली इसको हम लोग हमेशा एग्जाम में मैक्सिमम लॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है मैक्सिमम लॉस मेथड में, आउटसाइड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाना है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बनाएंगे, राइट। पहले स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और उसके बाद समरी। ठीक है। 3 स्टेप है। पहला हमने स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और फिर समरी। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाते हैं। illustration number 7, statement of distribution of cash realized particulars realization, एक है creditors is loan and then capital, partners capital। बैलेंस, क्रेडिटर को कितना पैसा मिलना था 2000, ए का लोन 5000, फिर 15 18 9 यानी टोटल 40, टोटल तुम्हारा हो गया 42,000, 49 तो बैलेंस शीट का टोटल है। 2000 इसको मिलना है, क्लियर है। 5000 इसको मिलना है और टोटल पार्टनर्स को मिलना है 40। नाउ वी हैव टू सी हमारे पास पहले कितना कैश बैलेंस था। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास पहले से कैश बैलेंस है कितना, 500 रुपए। फिर हमने कितना रियलाइज किया, पहले स्टेप में हमने एसेट्स बेच के 1000 रुपीज आया हमारे पास में, करेंगे। 500 कैश था, एसेट्स बेच के 1000 रुपये आया मेरे पास में, तो हो गया 1500 रुपये। वी है 1500 माइनस प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। कैश के साथ ही माइनस नहीं कर सकते। बात तो एक ही है, बात तो एक ही था, पहले माइनस करते फिर 1000 प्लस करते, पहले हमने प्लस कर लिया। प्रोविजन 500 का, तो ये जो 1000 बचेगा इसी का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, है ना। ये 1000 किसको पे कर देंगे, क्रेडिटर को पे कर देंगे। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गया, पैसा नहीं बचा स्टेज 1 के बाद।
देन अगेन हमने कितना रियलाइज किया? सर ये माइनस करके दिखाना मेरा क्रेडिटर को भी जो दिया है। नहीं, सर नॉर्मल नहीं उधर उसमें तो लिख, नहीं हाँ लिखा। उधर लिख सकते हो, नॉर्मल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, 1000 को 1000। बस क्या है कि दिखा रहे हैं कि हमारे पास कैश बैलेंस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से कैश बैलेंस था ना, वहां पे तो कैश बैलेंस था नहीं। तो यहाँ क्या होगा कि आगे का स्टेज जब मैं लिखूंगा तो मेरे को यहाँ जीरो है, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे पास पुराना कैश कुछ भी नहीं है। हाँ, तो अब हमने रियलाइज कितना किया? 3000 रुपये, 3000 रियलाइज किया। तो ये डायरेक्टली 3000 ही बांट देंगे ना अब। 3000 में पहले 1000 किसको मिल जाएगा, और फिर 2000 एज लोन। काम खत्म। यहां तक क्लियर है? देन थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में अगेन हमने रियलाइज किया 3900। ए को कितना पेमेंट करना है? 3000। और 900 रुपये पार्टनर्स के पास जाएगा। फोर्थ स्टेप, हमने कितना रियलाइज्ड किया? 6000। और ये पूरा जाएगा पार्टनर्स के पास। फिफ्थ स्टेप में कितना रियलाइज किया? 20,100। 20,000। वैसे तो 20,000 था, बट 100 रुपये कौन सा है? एक्सपेंसेस वाला जो बच गया हमारे पास में। खत्म कहानी। क्रेडिटर का 2000 का काम हो गया, इसका 5000 हो गया, और पार्टनर्स को 27,000। यानी डेफिशिएंसी तो आएगा ही आएगा। यहां तक क्लियर है? एकदम सिंप्लीफाइड है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। अब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का पेमेंट दिखाएंगे। अब कैपिटल में सबसे पहले कौन सा स्टेज? 900 रुपए वाला। उसके बाद हम मानेंगे कि हमारे पास कुछ आया ही नहीं, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज, कि इसको कैसे अपन बांट रहे हैं। तो वी हैव ए, बी और सी। ए को कितना पैसा मिलना है? 15,000, 18,000 एंड, 9,000। ये था कंडीशन, यानी टोटल 42,000। दिस वाज द बैलेंस। यदि हमारे पास है ही 900 रुपए, और मान लो आगे 1 रुपए भी नहीं आया, तो मैक्सिमम लॉस। 41,100। मैक्सिमम लॉस 40। 41,100। कौन बियर करेगा? टू बी बॉन्ड एज पर पीएसआर। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:2:1। तो इसको बांटो, कितना कितना आएगा? 16,440। 16,440, 220। तो यहाँ बचेगा 900। इसका नेगेटिव आ रहा है 1440, इसका पॉजिटिव 1560, और इसका 780 पॉजिटिव। अब एक जन का नेगेटिव आ रहा है, तो कौन बियर करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। अब दो जन का पॉजिटिव है, दोनों बियर करेंगे, कोई इंस्टॉलमेंट तो है नहीं। किस रेशियो में बियर करेंगे? कैपिटल रेशियो। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। समझ में आया? गार्नर वर्सेस मूरे रूल। तो डेफिशिएंसी ऑफ ए will be borne by B and C in the ratio
18:9, 2:1. That is capital ratio following गार्नर वर्सेस इतना लिखना पड़ेगा। मूरे रूल। अब बताना तो पड़ेगा ना भाई, कैसे निकाला तुमने ये रेशियो। तो यानी इसका 1440 ये दोनों देंगे कितना कितना रुपए देंगे। ये देगा 480 और ये देगा बचा हुआ अमाउंट 960। अब देखो 900 का एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ चुका होगा। इसका 600 और इसका 300, यही तो बांटना तो 900 रुपये। बट गया 900 रुपये। क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम। अगले स्टेप में चलते हैं। कितना रुपए था हमारे पास अब। 6000। 6,000 रुपये है। ठीक है भाई, इसको बांटेंगे ए बी सी। ए को तो अभी भी पूरा पैसा मिलना है 15,000। लेकिन बी का क्या हो गया, 600 रुपये मिल चुका, तो बचा कितना 17,400। और सी को भी 300 मिल चुका, तो बचा 8,000। टोटल 41,100। यही बैलेंस है। अब हमारे पास है ही कितना 6,000। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस। 35,100, इससे ज्यादा तो नुकसान हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम लॉस टू बी बॉन्ड एज पर PSR 2:2:1। 020 और उसका डबल हो जाएगा 14,040। ये है 6,000। इसका पॉजिटिव 960। इसका पॉजिटिव 3360 और इसका पॉजिटिव 16। सबका पॉजिटिव है, मतलब सबको मिला के इतना इतना पैसा मिल रहा है। ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 900। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 6,000। क्लियर। नेगेटिव है नहीं तो किसी को बियर नहीं करना, सबका पॉजिटिव है, सबको इतना इतना पैसा मिलेगा। तीसरा स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 20,100। टोटल बचा है 35,100। ए का बैलेंस 1440, क्या ही कैलकुलेट करना, जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस था वही तो बैलेंस होगा। और सी को मिलना है 7,020। यही तो बैलेंस रहेगा, जो मैक्सिमम लॉस था तुम लोग का। अब हमारे पास है ही 20,100 और पेमेंट करना है 35,100, तो मैक्सिमम लॉस 15,000 हो सकता है। मैक्सिमम लॉस टू बी बॉन्ड एज पर PSR कितना कितना आ जाएगा। 6,000, 6,000 एंड
सबका पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 20,100। समझ में आया सबको? अब क्या करना है? समझ। समरी बनाना है। बनाते हैं समरी। ए, बी, सी। ए का बैलेंस कितना था? उसका 18,000 और इसका माइनस पेड, तो जो बच गया वो डेफिशिएंसी। तो आई कैन राइट डाउन डेफिशिएंसी वैल्यू डायरेक्टली। 6,000, 6,000, 3,000, जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है वही तो डेफिशिएंसी होगा। तो किसको कितना मिल गया? इसको 9,000 मिल गया ए को, बी को 12,000 मिल चुका, और सी को 6,000 मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है मैक्सिमम लॉस मेथड का? सिंपलेस्ट है, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर में तो। पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश यानी रिपेमेंट शेड्यूल बन गया मेरा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बन जाता है और फिर समरी बन जाएगा। बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल में हर एक स्टेप का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। जिस स्टेज से स्टार्ट कर रहे हो वो आप लास्ट स्टेज एज्यूम करोगे। जितना पैसा नहीं है दैट इज मैक्सिमम लॉस। फिर नेक्स्ट स्टेप मैक्सिमम लॉस से स्टार्ट होगा क्योंकि वही पैसा मेरा बचा होगा। तो ऐसे करके चलता जाएगा। आई बात समझ? लाइन लास्ट में समरी बनाना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। ये आने से आपको 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, छोटा क्वेश्चन बनाया जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 बनाया तो 5 to 6 मार्क के लिए। ये बनाया तो थोड़ा बड़ा हो गया, 8 मार्क्स to 10 मार्क्स कैरी कर सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा स्टेप्स कवर कर लेंगे तो उनको 12 to 14, 15 तक कवर करना पड़ेगा। राइट। बट चांसेस रहता है 10 मार्क्स तक कवर करने का। क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से करके दिखाओगे। देखो, दो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में, एक क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था। यू कैन ऑब्जर्व इट कि पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिटर का बैलेंस है, लोन फ्रॉम पार्टनर एंड वी हैव सर्टेन एसेट्स। बोलता है एसेट्स जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हमारा रियलाइज हुआ है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बताना है एज एंड व्हेन अवेलेबल, अप्लाइंग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीड्यूर। आई बात समझ? सिमिलरली एक क्वेश्चन और है अपने पास क्वेश्चन बैंक में नंबर 31। सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है। दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि इसमें एकदम सिंपलेस्ट चीज है, इसमें कुछ है ही नहीं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाओ, देन आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बनाओ और समरी बनाओ। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस अभी आप मेरे को फटाफट नंबर 26 करके बताओ, सो दैट विद दिस वी कैन कवर अवर एंटायर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। फटाफट कीजिए। ठीक है, आई होप 26 आप लोग का हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि 26 में पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाया। ठीक है, वी हैड क्रेडिटर्स, वी हैव पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल। राइट। तो पहले जब हमने पेटेंट सोल्ड किया तो क्रेडिटर को पेमेंट हो जाएगा। फिर फर्नीचर में भी क्रेडिटर को पहले पे करेंगे एंड देन पार्टनर्स लोन पेमेंट हो जाएगा। एंड देन मशीनरी और स्टॉक से पार्टनर्स कैपिटल। अगेन आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाया होगा 1680 का। मैच कर लो इसको। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1680 कर रहे थे तो मैक्सिमम लॉस हो रहा था 31,920 हुआ एज पर पीएसआर। अगेन सीमा एंड मीना हैविंग अ डेबिट बैलेंस, तो देयर डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय टीना एज पर नो रेशियो। वाई नो रेशियो? बिकॉज इंडिविजुअल पर्सन है तो उसी को बियर करना है। तो पूरा 1680 टीना के पास जाएगा। देन अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5600 में हमने क्या किया, सीमा मीना एंड टीना का जो बैलेंस था उसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है 26,320 एज पर द पीएसआर बांट दिया। सबका पॉजिटिव आ रहा था तो दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5600। तो एज पर समरी फाइनल डेफिशिएंसी या लॉस कितना रहा?
13,160 deficiency of Seema, 7,896 of Meena and 5,264 of Tina। समझ में आया? दैट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन, जो ऑलरेडी हमने अभी दो क्वेश्चंस किया था वैसा ही था। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? नाउ सी वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस। दो चांसेस थोड़ा सा कम रहता है एग्जाम में आने का, बट स्टिल कोई टाइम में सीए इंटर लेवल में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो देर इज अ हाई चांसेस, क्या पता आप लोगों से भी पूछ ले ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे दो बार थोड़ा सा बैलेंस शीट टाइप्ड हो गया, कोई बात नहीं, एक बार क्रॉस कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन इतना ही है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? क्या बोल रहा है? ई एफ एंड जी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है भाई, उनका पीएसआर है 3:2:1। ड्यू टू एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31st of December। द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वॉज एज फॉलोज। रियलाइजेशन ऑफ एसेट बैलेंस शीट ये वाला है, नीचे दिया हुआ है, जो ऊपर होना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली नीचे आया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखो, वी हैव अ कैपिटल बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस भी है, वी हैव रिजर्व्स इन द बुक्स। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हमें कैपिटल का फाइनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? पहले कैपिटल का फाइनल वैल्यू निकालना पड़ेगा बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट्स। कैसे निकालेंगे? इस कैपिटल में उनके करंट अकाउंट को प्लस माइनस कर दो। जैसे ई का 26,400 प्लस हो जाएगा, जी का 6,000 प्लस हो जाएगा, वेर एज एफ का डेबिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा। तो इससे करंट अकाउंट खत्म। देन वी हैव रिजर्व्स। रिजर्व्स भी रियलाइज नहीं होता, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 1,08,000 को हम लोग पीएसआर में बांट देंगे। व्हाट वाज द पीएसआर? 3:2:1। तो 1,08,000 को बांटेंगे तो इसको मिलेगा 18,000 जी को, एफ को 36,000 और इसको ई को 54,000। तो वी विल हैव द फाइनल कैपिटल बैलेंस। ये समझ में आया सबको? क्योंकि जब तक आपको फाइनल कैपिटल बैलेंस ही नहीं मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में, जब आप बनाओगे तो वहां कैपिटल का टोटल वैल्यू लिखना होता है ना बैलेंस में, तो वो कैसे लिखोगे? आपको बैलेंस शीट में से जो जो आइटम्स पार्टनर्स को जाना होता है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले आप लोग बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसमें ये सारा ट्रांसफर करके फाइनल कैपिटल बैलेंस निकालो। उसके बाद में हमारा स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड ऑल स्टार्ट होगा। समझ में इस क्वेश्चन? बाकी उसके बाद नॉर्मलाइज है, बाकी कोई इतना बड़ा दिक्कत आएगा नहीं आप लोग को। बस ध्यान में रखना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले हमें फाइनल कैपिटल बैलेंस निकालना है बाय प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से अपना कैपिटल अकाउंट बनेगा। पहले कैपिटल अकाउंट बनाइए। यहां तक समझ में आता है? नाउ वी हैव द फाइनल कैपिटल बैलेंस बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट्स। ई का 193,500, एफ का 53,400 एंड जी का 55,500, राइट? टोटल वैल्यू उनको मिलना है 193,500 प्लस 53,400 प्लस 55,500, दैट इज 3,02,400। ये उनको पैसा मिलना है। क्लियर है? अब हम लोग को देखो आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है। द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इज स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। फेब्रवरी में हमें डेटर से पैसा मिला 51,900, मार्च में मशीनरी बेच के इतना मिला, अप्रैल में फर्नीचर बेच के इतना पैसा आया, और मई में जी एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 6,300 और जून में 96,000 मिला, राइट? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ओरिजिनली प्रोवाइडेड वेयर 13,500, यानी पहले हमने प्रोविजन स्टार्टिंग में ही पैसा अलग कर दिया था, कितना? 13,500 रुपए, बट एक्चुअली अमाउंटेड टू 96,100। तो जितना पैसा बच गया हमारा वो हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में ऐड कर लेंगे। तो हमारा कितना पैसा बच गया होगा? 3,000 इस स्टेप में ऐड हो जाएगा लास्ट स्टेप में जून में। एसेट में ऐड किया हुआ नहीं है हाँ, इसमें, वो हाँ, asset ऐड में। नहीं किया हुआ। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था इलस्ट्रेशन, उसमें बोला था कि इसमें ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पे अलग से हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बोला है द पार्ट, और एक चीज ध्यान रखना, ये अप्रैल में ही पे कर दिया था हमने।
तो लास्ट स्टेप में नहीं ऐड करके हम उससे पहले ही ऐड कर देंगे, मई में ऐड कर लेंगे। ठीक है, एसेट सोल्ड हुआ है। बोला है ना क्वेश्चन ने। देन देखो क्या बोला, द पार्टनर डिसाइडेड दैट आफ्टर क्रेडिटर्स वेर सेटल्ड फॉर ₹50,400 ऑल कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन द मोस्ट इक्विटेबल मैनर। मतलब ठीक है भाई, पहले आउटसाइड लाइबिलिटी को पेमेंट करना है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर को सिर्फ 50,400 रुपये ही पे करना है, वो उतना ही लेगा। 51,600 बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन वो 50,400 मान रहा है, तो डिस्काउंट है, फायदा है उसका, कुछ भी नहीं करना अपन को, रियलाइजेशन में अपन थोड़ी ना कुछ करते हैं। अब उसके बाद में लोन का पेमेंट हो जाएगा, एंड देन फिर पार्टनर्स का नंबर आ जाएगा। नॉर्मल है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, एक एक करके मंथ वाइज हम कैश रियलाइज करेंगे, और फिर डिस्ट्रीब्यूट, यानी हमें पेमेंट कितना करना है, हमें क्रेडिटर को करना है 51,600 लिखेंगे, बाकी तो डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 50,400 ही लॉजिकली पे करना है। लोन का 15,000, एंड कैपिटल का कितना कितना पेमेंट करना था अपन को, 193,500, 53,400 एंड 55,500, यही पेमेंट करना है। एक एक करके मंथ वाइज कैश रियलाइज करेंगे। हमारे पास पहले से कैश बैलेंस कितना पड़ा है, ये आपने सेट होगा। 29,700। इसमें फर्स्ट स्टेप वाला ऐड होगा और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे, फिर बचा हुआ पेमेंट, जो पैसा बचेगा उसी को पे ऑफ करना है अपन को। तो नाउ सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कैसे बनाएंगे, हमें तीन लोगों को पे करना है, क्रेडिटर को 51,600, जी के लोन का 15,000, और पार्टनर का टोटल वैल्यू 3,02,400 आ रहा था, इन तीनों को टोटल करके। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम फेब मंथ। फेब में हमारे पास पहले से 29,700 कैश है, क्योंकि हमारा प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, फेब से स्टार्ट हो रहा है। 29,700 था, डेटर से 51,900 रियलाइज किया हमने, और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अलग कर देंगे। तो हमारे पास इतना पैसा है जिसको मुझे क्या करना है, क्रेडिटर्स सब लोगों को पेमेंट करना है। पहले क्रेडिटर को करेंगे, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, तो उतना ही करेंगे हम, बाकी राइट ऑफ, उसको नहीं देना, उसने माफ कर दिया, डिस्काउंट, राइट। तो भैया डिस्काउंट तो फिर पार्टनर्स में बांटो ना, एज ए प्रॉफिट रियलाइजेशन का। अरे भाई जो पैसा बच रहा है वो पार्टनर में जाएगा ना एट द एंड ऑफ द डे, तो वही तो प्रॉफिट है तुम्हारा। ठीक है, अलग से नहीं अलग से नहीं दिखाना। 50,400 इसको दे दिया 68,100 में से, अभी भी पैसा बच गया, तो 15,000 इनको पे ऑफ कर देंगे। फिर भी पैसा बच रहा है तो हम किसका नंबर आ जाएगा, पार्टनर्स का नंबर आ जाएगा। तो पार्टनर्स के लिए फर्स्ट स्टेप में नंबर आएगा 2,700। क्लियर है, कैश बैलेंस कुछ नहीं बचा हमारे पास में, इसका जो 1,200 है वो राइट ऑफ हो गया नॉर्मली, दिख- दिखाना पड़ेगा ना, बैलेंस बच गया, नहीं तो यहां पे आप पहले से 50,400 लिखो। इफ वी राइट ईयर 51,600 जो बुक्स में बैलेंस है, तो फिर तो दिखाना पड़ेगा राइट ऑफ किया, अदरवाइज यहां पे पहले राइट ऑफ करके दिखाओ आप। ठीक है, अब नेक्स्ट मार्च में जब पैसा आएगा, अब हमारे पास कैश तो कुछ है नहीं, सारा बांट दिया, तो मार्च में हमारे पास आया 139,500, देने के लिए कौन है, सिर्फ पार्टनर, तो ये पूरा पैसा पार्टनर्स के पास ही जाएगा। अगेन अप्रैल में हमारे पास कैश रियलाइज हुआ 18,000, लेकिन अप्रैल में हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, अप्रैल एंड में ही हमने खर्चा पेमेंट कर दिया, तो पैसा बचा ना, तो पैसा बचा तो अप्रैल के कैश में ऐड हो जाएगा मेरा। आप 30 अप्रैल को जब पेमेंट कर रहे हो सब चीजों का, और मेरे पास 30 अप्रैल में पता चल गया कि कैश बैलेंस है, तो उसी टाइम हम पार्टनर को दे देंगे ना, एक दिन का ही तो आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, अप्रैल में ही जितना पैसा रियलाइज किया, और फिर एक्सपेंसेस के लिए जो अलग किया था उसमें से पैसा बच गया था, तो यानी टोटल हमारे पास इतना अमाउंट है, ये पूरा ये भी पार्टनर के पास जाएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं ना, और तो बाकी सब आउटसाइड लाइबिलिटीज पे ऑफ हो चुका है, तो सारा पैसा पार्टनर के पास जाएगा। मई में जितना भी, अब मई में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, जी। तो ये तो पार्टनर से माइनस होगा, कैश तो कुछ आया ही नहीं है, जी का कैपिटल कम हो जाएगा और पेमेंट हो गया। जून में 96,000 आया, ये पार्टनर्स को जाएगा। तो इन शॉर्ट फाइनल डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर्स कितना आएगा, 36,000। यही शॉर्टफॉल रहेगा तुम्हारे पास में, पेमेंट करते 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 पता चला ओहो शिट 36,000 तो अभी भी देना है पार्टनर्स को, बट वी डू नॉट हैव एनी कैश बैलेंस, तो दैट विल बी द फाइनल डेफिशिएंसी। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। उसके बाद ही तो अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड देन समरी। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो आप लोग पहले इसको ड्राफ्टिंग कर लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का।
Then we'll discuss distribution of capital. So distribution of cash done. Now distribution of capital. मंथ वाइज अपन को प्रेजेंट करना पड़ेगा. Distribution of cash to capitals. पहले स्टेप में हमारे पास कितना पैसा है? पहले स्टेप में कौन सा महीना था? मार्च महीना. मार्च मंथ ही तो था. अरे था ना बाबा. अरे पार्टनर्स का नंबर कहाँ से आया? फेब में 2700, राइट. तो फेब से स्टार्ट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 27। 2700. ये ठीक है. कितना आ जाएगा इसमें? सबसे पहले बैलेंसेस लिखेंगे. बैलेंसेस कितना था? अरे बाबा बैलेंसेस बता दो ना. EFG टोटल वैल्यू कितना? 302,400। दिस वाज द बैलेंस. ई का कितना पैसा मिलना है उसको? 193500. देन 534000. 55500. तो हमारे पास तो पैसे सिर्फ कितने हैं? 2700. तो भाई साहब सारा लॉस. मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 299,700. ये कौन बियर करेगा? बॉन्ड एज पर PSR. तो एज पर PSR कितना वैल्यू आ जाएगा? ई का 149, 850 का नुकसान. ठीक है जी. फिर 99,900. 49,950. कितना वैल्यू आ रहा है? हम्म. 43,650 पॉजिटिव. 46,500 नेगेटिव 5,550 पॉजिटिव. अब एफ का नेगेटिव है तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ एफ will be borne by E and G in the ratio. किस रेशियो में बियर करेंगे? कैपिटल कितना? 1,350। कैसे कैसे? Before resolution। यही तो बात है. यही मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में. कैपिटल बिफोर डिसोल्यूशन ठीक है. आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट था. सिली मिस्टेक यहीं से स्टार्ट होती है. करंट अकाउंट दिया हुआ है तो इसका मतलब इन लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं. और तो जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ रहता है तो उसी को रेशियो मानना होता है. दैट इज द कैपिटल बिफोर डिसोल्यूशन स्टार्ट्स. समझ में आया? तो यहाँ पे एक सिली मिस्टेक होता है और पूरा क्वेश्चन हाथ से गया. तो यहाँ पे ई और जी का रेशियो क्या होगा? 1,13,100 एंड 31,500. क्लियर है?
समझ में आया? तो इसका 46,500 पॉजिटिव हो जाएगा। कौन कितना बियर करेगा, फटाफट वैल्यू निकाल के बताओ। 36,370 ई बियर करेगा, और बचा हुआ अमाउंट जी बियर करेगा 10,130। अब इनका वैल्यू आ रहा है ई का पॉजिटिव 7280, एफ जीरो हो गया, जी का नेगेटिव आ रहा है 4580, राइट। तो ये जी का डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ई। डेफिशिएंसी ऑफ जी बॉन्ड बाय ई। सर वो रेशियो कैसे आएगा वापस दिखा दीजिए। 1,13,131,500 जो कैपिटल है वही तो रेशियो रह जाएगा। नहीं, कैलकुलेशन कैसे की? अच्छा टोटल कर लो। 1,13,100 प्लस 31,500 कितना होता है, 1,13,100 प्लस 31,500, 144,600। तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 144,600 इंटू 1,13,100 आएगा। डेसिमल्स में थोड़ा सा आ रहा होगा। ये 4580 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव। तो दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹2700। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? एवरीवन क्लियर? सिली मिस्टेक कहाँ होता है, समझ में आया ना? अब क्या करना है, मार्च का स्टेज 2 कितना है मार्च में हमारे पास अवेलेबल? मार्च में कितना अवेलेबल है बाबा जी? 1,39,500, ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹139,500 ये दिखाना है अपन को। तो टोटल ई एफ जी बैलेंस 299,700 टोटल। ई का 193,500 माइनस 2,700 190,800। एफ का 53,400 और जी का 55,500, राइट। अब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, पेमेंट करना है 299,700, ये हैव 139,500। तो मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस 160,200 टू बी बॉर्न एज पर PSR।
बांट दो एज पर PSR, कितना कितना आ रहा है? 80100, 80,100, 53,400, 26, 700। 700। तो दिस इज, सबका पॉजिटिव आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹139,500। क्लियर है? 1,10,000, सॉरी, ये हो गया 139,500, इसका 1,10,700। एफ का कुछ आएगा नहीं, जी का 28,800। पेमेंट हो गया। दैट वाज मार्च का कहानी। क्लियर है? अप्रैल क्या है हमारे पास? 21,900। 21,900 बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। टोटल 1,62,100, ई का 80,100, एफ का 53,400, जी 26,700। राइट? तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा? 1,62,100 चाहिए, बट है 21,900, तो 138,300 कैन बी द मैक्सिमम लॉस एज पर PSR। कितना? 69,150, 46,100, 230,50। कितना आएगा फिर? 109। सबका पॉजिटिव आ रहा है? 73. ये 21,900, 10950, देन 7300। 7300, 3650। This is distribution of ₹21,900। ठीक है? मे वाला डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ। अब मई में देखो क्या हुआ हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिखाना है? 6,000 6,300। ठीक है? डायरेक्ट। तो टोटल वैल्यू हमको पे करना है 138,300। ई को मिलना है 69,150, एफ को 46,100 और जी को 50। अब इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो माइनस इन्वेस्टमेंट टेकन बाय, कौन लेके गया? जी। तो डायरेक्टली जी से माइनस हो जाएगा, टोटल से 6,300 गया, जी से 6,300 गॉन, तो बचा वही मैक्सिमम लॉस है। जो बच गया वही तो मैक्सिमम लॉस है। तो इस स्टेज में देखा, अच्छे से ऑब्जर्व करना, यही स्टेज मेन है। मैक्सिमम लॉस टू बी बॉर्न एज पर PSR।
वन से बड़ा तो बड़ा है 50,000। 132। तो कौन कितना बियर करेगा? अरे इसके पास तो है ही 69,150। फिर भी कितना बियर करेगा ये? 66,000 आ रहा है, ठीक है जी। ठीक है, फिर 44,000। 44,000, ओके। एंड 22,000। तो एक चीज समझो, और जी का बैलेंस तो कोई कुछ और है ना, जो। देखते हैं, इसका मतलब ज्यादा पैसा मिल गया ना उसको हायरार्की में। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मेरा ये जीरो हो गया, टोटल वैल्यू तो जीरो। हाँ। ई का बैलेंस क्या आ रहा है? ई का बैलेंस कितना आ रहा है? 31,000। 3150 पॉजिटिव, राइट। एफ का 2,100 पॉजिटिव, एंड जी का 5,250 नेगेटिव। इट मीन्स हायरार्की में सिंस अचानक बीच में जी इन्वेस्टमेंट लेके चला गया तो हमने उसको ज्यादा पे कर दिया। तो जितना ज्यादा पे किया है वो कंपनसेट करेगा किसको? ई और एफ को। समझ में आया? तो यहां पे क्या करेगा? कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय जी एंड विल बी पेड टू ई एंड एफ। तो जी को पैसा लेके आना पड़ेगा कितना? 5,250 ये लाएगा। और ये किसको मिल जाएगा? 3,150 एंड 2,100 इनको मिल जाएगा। दिस इज द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इन द मंथ ऑफ मे। समझ में आया? क्योंकि अचानक से किसी को हम एक्स्ट्रा नहीं पे कर सकते ना, सबको तो उसी के हिसाब से देना पड़ेगा जैसे कहानी चल रहा था। तो जो ज्यादा लेके गया है वो ज्यादा लेके आएगा। पेपर हो। हाँ ई और एफ का जो समेशन होगा वो जी, एफ को, जी को एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। हाँ हाँ हाँ। एट द एंड ऑफ द डे हो तो 6,300 का ही रहा कैसे पेमेंट करता होगा ये लोग। है। नंबर 5, जून का महीना। यहाँ पे हमारे पास कितना पैसा आया? जून में कितना अमाउंट आया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 96,000। टोटल बैलेंस बचा था 132। ई एफ जी। ई का बैलेंस कितना हो गया? 66,000। एफ का 44,000 एंड जी का 22,000। तब हमारे पास है ही 96, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? टू बी बॉर्न एज पर पी एस आर। देखा टाइम कंज्यूमिंग है ना ये क्वेश्चन? कोई इंटर लेवल में था तो माइट भी कभी बहुत पेपर सेटर का सनका हुआ हो ऐसा क्वेश्चन, बट इजी है। सिर्फ एक जगह फंस जाते हैं, एक तो स्टार्टिंग में कैपिटल रेशियो निकालने में, वहीं पे सिली मिस्टेक। सेकेंडली यहाँ पे फोर्थ स्टेज में जब वो हायरार्की ब्रेक हो रहा है। तो इसको बांट दो, कितना कितना आया? 15,000। 6,000। सबका पॉजिटिव आ रहा है। किसको किसको कितना मिल रहा है? इसको 48, इसका 32,
इसका 16,000। इसके बाद तो कोई स्टेप है भी नहीं, समरी बनाना है। ई का टोटल बैलेंस हमने कैपिटल अकाउंट से निकाला था 193,500, एफ का 53 और जी का 55,500, टोटल था 3,02,400। हमें जब डेफिशिएंसी पता है तो हम लास्ट वाला लिख देते ना, ये तो इनका लॉस या फिर डेफिशिएंसी था, तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अपन को पेड वाला वैल्यू 18। सर 36,000 तो टोटल था ना, आप उल्टा अच्छा लिख सॉरी, दिए। 18, 12, 6, 36, तो पेड वाला वैल्यू आ जाएगा समरी में। इतना क्या ही ऊपर से कैलकुलेट करना। दैट्स इट। समझ में आया? दैट वाज एवरीथिंग अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड। इससे ज्यादा आपको कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। दिस इज द प्रोसेस एंड स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। ठीक है, यहां तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इन द नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। स्टडी मेट में जो दिया है वो करेंगे, एक आधा क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे, उतना मोर देन इनफ। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।